जी बिल्कुल, माहिर तालीम हैं और एजाज़ की बात है, हमारे लोग ही यहाँ से बाहर जाते हैं और वहाँ जाके एजुकेशन देते हैं, वहाँ के लोगों को एजुकेशन देते हैं, कनाडा में पढ़ा रहे हैं, दरस व तदरीस की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब ये वापस अपने मुल्क आते हैं तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इस हवाले से इनसे जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक लंबी जो ना हिस्ट्री थी, एक लंबी डिटेल थी जो मुझे हैदर ने कल सेंड की। तो मैंने कहा यार अगर ये सारा कुछ मैंने ही बताना है तो मैं ही शो कर लेती हूँ, की ज़रूरत है। लेकिन अगर जी बिल्कुल जिन्होंने ये काम किया उनसे जाने कैसे काम कर रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना करते हैं यहाँ और वहाँ की। जब हम बाहर की बात करते हैं तो कितना डिफरेंस नज़र आता है इनको एजुकेशन के हवाले से, कितना हमें यहाँ वर्क करने की ज़रूरत है अपने मुल्क में। तो ये सब बातें आज मैं इनसे करने जा रही हूँ। सवाल पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आते। तो डॉक्टर रिजवान खालिद साहब वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं डॉक्टर? बड़े सीरियस हो कसम से आप, है ना? सीरियस हो गए या ऐसे ही थे आप? मेरा ख्याल है शुरू से ऐसा था, है ना? मैं अभी बैठी है और मैं किए जा रहे, मैं इंतजार कर रही हूँ यार ये बंदा थोड़ा सा मुस्कुरा देगा, हंस देगा। बड़ा औखा है आपको। तो लतीफ़े भी हंसते हैं या नहीं हंसते? जी जी, आप लतीफ़ा सुनाइए, मैं हंसूंगा। तो इतना सीरियस बातें होने वाली हैं, क्योंकि जब तालीम की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें लगता है हमारे निज़ाम में इसकी कमी है, सिस्टम में कमी है, या हम कमी का ही रोना रोते रहते हैं। आज मैं इस बात से स्टार्ट करती हूँ, कोई सवाल नहीं है, मैं सवाल तो करती ही नहीं हूँ, जो मैं फील करती हूँ वही आपसे पूछती हूँ। ये हम अपने निज़ाम तालीम पर, सिस्टम पर, एजुकेशन के सिस्टम पर बातें ही करते हैं, आते हैं ये कमी है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कभी हमने दुरुस्ती वाली साइड पे भी इस पे वर्क किया? आप कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपको लगता क्या है बाहर और यहाँ के सिस्टम में कितने चेंज लाने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जज़ाकल्लाह। अभी मैं आपका पहले प्रोग्राम देख रहा था, मेजर जहां साहब शहीद के वालिदा और उनके साथ वो जिक्र कर रहे थे कि हम अपने हक की तो बात करते हैं, उस हक को हासिल करने के लिए जो हमारा फ़र्ज़ है उसकी बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल से यहीं से बात शुरू करनी चाहिए कि जैसे आपने फरमाया कि हम तालीमी निज़ाम की ख़राबी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी बेहतरी के सिलसिले में जो हमारा बहैसियत शहरी या ज़िम्मेदार शहरी किरदार बनता है, या बहैसियत साहिब सरवत फ़र्द किरदार बनता है, हम वो अदा करने की पोजीशन में तो नहीं है, या कोशिश ही सिरे से नहीं करते। इसमें तो कोई शक नहीं है कि तालीम और सेहत जैसे सर काम कर रहे हैं उस पर, ये दोनों चीज़ें मुहैया करना तो रियासत की जिम्मेदारी है। अब इस हकीकत से तो हम बिल्कुल आंखें नहीं चुरा सकते कि रियासत अपनी तरजीहात की वजह से या जो भी मखसूस वजूहात हैं उनकी वजह से तालीम और सेहत को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही है, और ना ही वो शायद ऐसा कर पाएगी अगले 40-50 साल में, जो हमारे इर्द गिर्द हालात हैं उनके तनाज़ुर में। जब हमें ये मालूम है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो हम जैसे, आप जैसे, इन साहब जैसे लोगों को सामने आके इन चीज़ों में अपना किरदार अदा करना शुरू करना पड़ेगा, बजाय रोते रहने के। कुरान पाक के सिलसिले में बड़ी वाज़ेह तौर पे फरमाता है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है उसे एहसान की शक्ल में खर्च करना शुरू कर दो। तो एहसान की शक्ल में खर्च करने के लिए भी हमें प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। जैसे आप पिछले प्रोग्राम में मैं आपका सुन रहा था, आप जिक्र कर रही थी कि खाना आप कब तक दे सकते हैं, मैं वहाँ बैठा हुआ सुन रहा था। खाना आप किसी को कब तक दे सकते हैं, उसे खाने के काबिल करने में हमें किरदार अदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से तालीम के हवाले से भी यही मैं समझता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं तालीम दी और शऊर आया, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, लोगों का रवैया, बिहेवियर, रख रखाव जिसको कह लें, वहाँ जब आपने पिछले दिनों में बार उठते थे, पिछले दिनों में चली जाती हूँ, क्रिटिसाइज किसी को कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें वीडियोस सोशल मीडिया पे आपने वायरल होते हुए देखी। कभी क्रिटिसाइज करते हैं, कभी दूसरों को जाहिल कहते हैं, कभी किसी को पेंटू कह रहे होते हैं। तो क्या ये जहालत है, या वो जो लोग हैं वो बेहतर हैं हम लोगों से? क्या कहेंगे आप? आपने पढ़ा, अपने लिए पढ़ा, आपने अपने लिए ही सब कुछ किया, आप, क्योंकि मकसद हमारा तालीम का पता एक ही रह गए, हमने शऊर की बात तो हम करते नहीं है ना, हमने रोजगार हासिल करना है,
मेन हमारा अब ये है, पहले ऐसा नहीं था, कॉन्सेप्ट चेंज था। पहले तालीम देते थे तो उनका था कि मेरा बच्चा एक अच्छा शहरी बनेगा, तालीम याफ्ता होगा, उसको बोलने का अदब आएगा, सलीका आएगा, ढंग आएगा, उसको शऊर आएगा। ये नहीं होता था कि पहले ही बाबू बन जाएगा, इसने क्या करना है, वो बात की बात है। लेकिन आज का जो पेरेंट्स है वो सिर्फ यही सोचता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो ये फर्क नहीं है सोच में, और इसी वजह से आजकल हमें कुछ और देखने को मिलता है। क्या कहेंगे? ये हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हकायक हैं मुआशरे में, बहैसियत वालिदैन हम ऐसा करने पे मजबूर हैं। हम में से अक्सर कि हम देखते हैं कि उनकी कम अज़ कम बुनियादी और सानवी ज़रूरियात तो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, और हमारे नज़दीक यहाँ हमारे सामने उसका एक ही जरिया है, एक अच्छा रोजगार या एक अच्छी जॉब, क्योंकि इसके अलावा तो दीगर ज़राए मौजूद हैं ही नहीं। तो मेरे ख्याल से हम सब कॉन्शियसली लाशऊरी तौर पे हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को एक ऐसी तालीम दिलवा दें जिससे उसका मखसूस रोजगार, ऐसा मखसूस रोजगार सिक्योर हो जाए जिसके बाद उसको ये बुनियादी और सानवी ज़रूरियात पूरी ना हो। तो ऐसा समझना इन मखसूस हकायक में जिनमें हम रह रहे हैं ये गैर ज़रूरी नहीं है। अब ये रियासत की या रियासत के जो जिम्मेदार अफराद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो यानी पॉलिसी साजी, बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है ये नॉर्म्स क्रिएट करना या नॉर्म्स क्रिएट करने की कोशिश शुरू करवाना, या उस सिलसिले में पॉलिसीज ऐसी क्रिएट करना जो ऐसी नॉर्म्स तश्कील दें कि हम भी वैसा ही सोचने लगें, हम तालीम के साथ साथ तरबियत में भी इंटरेस्टेड हो जाएं। ये थोड़ा सा इसको मैक्रो लेवल पे मेरे ख्याल से करना चाहिए। तो जो हम कर रहे हैं या हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करना मजबूरी है। आज के माहौल की वजह से, आज के स्टेटस कॉन्शियस दौर में शायद ये कहीं मजबूरी बन गई है। जैसा साहब आपकी तरफ आते हैं, जैसा साहब आपसे बात करते हैं, डॉक्टर रिजवान आपसे जानते हैं कब गए, ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, कुछ बताइए। यहाँ से कैसे गए? वो कहते हैं ना पढ़ाकू स्टूडेंट थे, क्या था, कुछ बताइए इस हवाले से। जी, यहाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था लाहौर में, वहाँ से लंदन गया था पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने और स्कॉलरशिप पे। बेसिकली स्कॉलरशिप की अहमियत मेरे लिए इसलिए ज़्यादा है कि अगर स्कॉलरशिप ना होता तो ये मुशर्रफ का दौर था जब शुरू में मैं गया था, 20 साल कम वेश हो गए, तो अगर ये ना होता तो मैं पहली मरतबा ही यहाँ से ना जा पाता। तो लंदन से मास्टर्स किया था, फिर बेल्जियम गया पढ़ने MS, फिर अमेरिका, कनाडा, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ते हुए फिर वहीं मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम से पहले हमने इंडिया में सैयद अब्दुल्ला तारिक हैं रामपुर में, रामपुर अली बिरादरान की वजह से मशहूर है, जो जिनकी वालदा की वो तहरीक पाकिस्तान में बड़ा किरदार था। उन अली बिरादरान का एक बच्चा यानी उनका एक पोता वहाँ पे है, उन्होंने हमें जी वो वहाँ पे MLA हैं, उन्होंने कुछ हमें वहाँ एक ज़मीन का टुकड़ा दिया, उस पर हमने एक ये पाम ट्री पहला वहाँ पे बनाया था मुसलमानों के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए। उससे अब इंटरनेशनल कॉलेज जी उससे अभी 4 साल हो गए। तो दूसरा बनाने का इरादा यहाँ पे उस वक्त से था। पहले जाहिर सी बात है मैं तो यहाँ का हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं हम सब यहाँ के हैं, तो हमारा इरादा उस वक्त से था कि पाकिस्तान में भी इसकी कमोबेश 5 ब्रांचेज हम बनाएं। वहाँ पे ये बड़ा अच्छा कैनेडियन इंस्टीट्यूट है, इसमें हम वहाँ से एक गोरा भेज देते हैं या चंद लोग जो वहाँ के एजुकेशनिस्ट हैं, जैसे इंडिया में अभी जोसेफ हैं एक, वो कनाडा से उन्हें भेजा हुआ, वो बड़ा अच्छा यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बच्चों को ओंटारियो बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसकी क्वालिफिकेशन जिसमें मुजफ्फरगढ़ में आपने बनाया है कॉलेज, ये पाम ट्री बना दिया जी। ठीक है, उसकी अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बड़ी बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना वक्त लगेगा इस प्रोजेक्ट को? ये जुलाई में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। कस्बा गुजरात। ठीक है माशाल्लाह। नहीं अच्छी है ना कि अपने मुल्क के लिए भी कर रहे हैं, अगर बाहर वहाँ सब कर रहे हैं तो अपने मुल्क का भी सोचते हैं कि यहाँ भी ऐसा होना चाहिए सिस्टम। खान साहब ने भी देखे ना निमन यूनिवर्सिटी बनाई ना, मियाँ वाली के उस सरगोदा के उस बिल्कुल जंगल में जाके बनाई। बिल्कुल नो डाउट। अच्छा, कनाडा और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क नज़र आता है, इस हवाले से बात भी करते हैं। माजिद के साथ हम लोग जा रहे हैं, एक छोटे से वक्त पर नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर रिजवान से, कनाडा और पाकिस्तान की जो निज़ाम तालीम है उसमें क्या फ़र्क नज़र आया? आप वहाँ पढ़ाते रहे और यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है, कहाँ तब्दीली की ज़रूरत है? जैसे आप शुरू में फरमा रही थी कि तालीम और तरबियत के फ़र्क के हवाले से आप बात कर रही थी, तो बस यही फ़र्क है कि यहाँ तालीम है, वहाँ तालीम और तरबियत तालीम में एम्बेडेड है, ठीक है, वो यानी मर्ज की हुई है, ये हम कह सकते हैं। तो बस ये बुनियादी फ़र्क है। एक और बात जो आप कर रही थी कि यहाँ पे हम वालिदैन ज़्यादा बच्चों को इस वजह से पढ़ाते हैं या इस बात को जहन में रख के पढ़ाते हैं कि अच्छी नौकरी किस सब्जेक्ट में या किस फील्ड में उनको मिलेगी। वहाँ पे थोड़ा सा ये फ़र्क है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं, क्योंकि तमाम शोबों में आप किसी भी शोबे में अगर पीक पे चले जाएं तो आप एक ही जितनी इनकम कमाते हैं कमोबेश। यानी वहाँ डॉक्टर भी उतने ही पैसे कमाता है जितना कारपेंटर कमाता है, अगर वो अपने काम में अच्छा है। बल्कि बाज़ सूरतों में एक प्रोफेसर से ज़्यादा एक बढ़ई कमाता है पैसे। तो पैसों का तो इतना मसला नहीं है वहाँ, तो वो तरबियत साथ साथ तालीम के अंदर एम्बेडेड होती है। तो बस ये बड़ा बुनियादी। अच्छा, यहाँ ये माशरे के बिहेवियर की वजह से ऐसा है, जब आप कहीं जॉब पर लेने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, और अगर जो है बात वही हो गई कि एक आर्ट में पढ़ा हुआ जो है स्टूडेंट, उसको शायद इतनी अहमियत नहीं होगा, या एक प्री मेडिकल का है जो मेडिकल में है तो उसको अहमियत दी जाएगी, तो ये है यहाँ ऐसा है, या टेक्निकल को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और नॉन टेक्निकल की बजाय। तो ये भी तो है ना, जॉब प्रायोरिटी क्या है जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इदारा क्या देखता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कोई बहुत सिंपल फिनोमेनन नहीं है मेरे नज़दीक। बात इससे थोड़ी सी ऊपर से अगर शुरू की जाए तो ये है कि हमारा और उनका फ़र्क कोई 300-400 साल का है, तहजीब का फ़र्क। यानी उनकी डार्क एजेस जब ख़त्म हो रही थी, हम उस वक्त बहुत तरक्की पे थे। बल्कि मेरे सामने एक लिस्ट गुजरी, उसमें जब तुर्कों का दौर ख़त्म हो रहा था, यानी तुर्कों के दौर के दरमियान की कहीं बात है, 133 साइंसदानों की लिस्ट थी। उसमें 121 मुसलमान साइंसदान थे और बाकी जो थे वो मुसलमान ममालिक के पड़े हुए थे, यानी ईरान के या इराक के बगदाद में पड़े हुए थे। तो उसके बाद उनकी वो पीक उनका हमारा ज़िवाल शुरू हो गया और उनका पीक शुरू हो गया। तो हमारा ज़िवाल अभी तक वो जारी है, यानी अब कमोबेश 400 साल का हमारे और उनके दरमियान में फ़र्क है तरक्की का। वो के ग्लोबलाइजेशन आगे जो फ्लो ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम वो 400 साल का फ़र्क शायद 40-50 साल में तय कर सकते हैं अगर प्रायोरिटीज़ हमारी अभी भी बेहतर हो जाएं। लेकिन बहरहाल वो एक फ़र्क बड़ा मौजूद है। उस फ़र्क ने हमारी यहाँ के और वहाँ के अफराद की नफ्सियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा कर दिया है। वो जो लीडर अच्छे नहीं मिले अभी, है ना, लीडर नहीं मिले। हाँ, ये सोच जो है हमारे बड़े बाद में मुल्क आज़ाद हुए हैं, हमसे बहुत आगे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। कोरिया देख, जब आप ऊपर से करप्शन होती हुई नजर आएगी तो नीचे भी करप्शन होगी, कौन रोकेगा, कौन कहेगा? शायद पता हो स्कैंडिनेविया में एक मुल्क थे, मुझे उनका नाम भूल गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या नॉर्वे थे या स्वीडन था। उनके एक वज़ीर आज़म थे, उनके यहाँ उनकी बेटी और यानी जच्चा बच्चा, उनकी बीवी और बच्ची दोनों वफात पा गई जच्चगी में। तो उन्होंने तालीम का बजट सेहत का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आपको पता है पिछले 22 साल में वहाँ किसी जच्चा बच्चा की वफात नहीं हुई। तो हम तो समझते हैं कि कुरान की नहीं, ये बहुत जो है स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम कर रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। कि हमारे जैसे मैंने शायद आपसे पहले जिक्र किया कि 3 अलग अलग किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है। एक स्कॉलरशिप तो मैंने अपने दादा दादी के नाम से शुरू किया, अशरफ अली एंड रशीदा मेमोरियल स्कॉलरशिप। वो तो सिंपली 2000 रुपया माहाना हम 257 बच्चों को देते हैं। ठीक। वो 257 बच्चे, यानी वो मैट्रिक के बच्चे भी हो सकते हैं, FSC के भी। वो नीड बेस्ड है बेसिकली। उसके अंदर जो बुनियादी शर्त है वो ये कि उनके वालिदैन की इनकम 28,000 रुपया से कम हो, यानी उनकी फैमिली इनकम। ठीक है। जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो अकबरी बेगम एंड ज़ीनतुन्निसा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फंड है। ये अकबरी बेगम मेरी वालदा है, उनके नाम से हम भाइयों ने शुरू किया।
वो यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, और वो यूनिवर्सिटी के वो बच्चे जो किसी प्रोफेशनल डिग्री में पढ़ रहे हों। ये अभी इस वक्त हम 30 बच्चों को दे रहे हैं। हमारा इरादा ये है कि हर साल 30 को दिया करें। इसके लिए भी वही शर्त है कि 35,000, यानी उसमें 28-30 में 35,000 रुपये से इनकम उनके वालिदैन की कम हो। इसके लिए अब हमने एक तरीका शुरू किया है, उसका नाम हमने रखा है असहाब सूफा लर्निंग वीकेंड्स। असहाब सूफा को आपको पता होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, गरीब शागिर्द जो इधर उधर से इकट्ठे हो गए आ गए थे और सीखते थे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात उनके लिए मस्जिद नबी में ही रहते थे। तो ये उसी से तसव्वुर है कि गरीब स्टूडेंट्स हैं, इनकी हम CSS, PCS, PMS वगैरह करने में मदद कर रहे हैं। ये वहीं रहते हैं। यानी जितने अखराजात होंगे इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखिए पहले लिमिट थी 2,000 दे रहे हैं कुछ, इसमें अमाउंट की लिमिट नहीं है क्या? इसमें क्या है? इसमें है, हम लोग अफोर्ड 30,000 रुपया पर मंथ पर सेमेस्टर कर सकते हैं, यानी 4 महीने में उनको हम 30,000 रुपया देते हैं। ठीक है। उसके अलावा उनकी जो PMS के जैसे बाज़ बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनकी एकेडमीज़ की तैयारी की फ़ीस भी इसके अलावा है। अगर उनमें से बाज़ हमारे पास 7 बच्चे CSS की तैयारी कर रहे हैं, उनकी CSS की एकेडमीज़ की प्रिपरेशन की फ़ीस भी हम देते हैं। हमने एकेडमीज़ से बात कर ली है, मेरे अपने भाई CSPs हैं, उनके थ्रू मैंने बात कर ली है मुख्तलिफ अकेडमी से, वहाँ पे हम कुछ कम फीस दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन बच्चों की जो भी हमारे इलाके से CSS की PMS की तैयारी करना चाहे, उसकी हम एकेडमी की तैयारी की और सबकी फ़ीस हम देते हैं। अब चूँकि लर्निंग वीकेंड्स इसका हमने नाम रखा, इन बच्चों के लिए हमने लर्निंग वीकेंड शुरू किए। लर्निंग वीकेंड से मुराद ये है कि एक वीकेंड में हम एक दिन में 3 लेक्चर्स होते हैं 2-2 घंटे के, उसमें हम उनको खाना वाना भी और जो लॉजिंग वगैरह दे देते हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे भी हमारे पास आते हैं, उसमें हम लेक्चर्स रखवा लेते हैं मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के। जैसे पिछले हफ्ते एक लेक्चर था प्रोफेसर अकील साहब का, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार हैं। उससे पहले डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी। अच्छा ठीक है, माज़रत के साथ बात काट रही हूँ क्योंकि वक्त ख़त्म होने वाला है, और एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। सुबह जो मैं न्यूज़ लाई थी वो मैं उस पर बात ज़रूर करना चाहूँगी। स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ा और अब जो है उनका कहना है कि हम फिज़िकल जो है एग्ज़ाम नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी में आजकल बच्चों की स्ट्राइक टाइप चल रही है, एहतजाज सारे पंजाब में चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे हक बजानिब है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, स्टूडेंट्स की बात तो सुननी चाहिए उन्हें। बहरहाल इस सारे पूरी दुनिया भर में स्टूडेंट्स को कोरोना में घर में पढ़ने की वजह से मसाइल का सामना तो हुआ है, नफसियाती मसाइल का भी, समाजी का भी, और तालीमी उनके मसाइल में इजाफा हुआ है। उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ा है। हमारे यहाँ तो ये कोई माहिर नफ्सियात या ऐसे इदारे मौजूद नहीं है जो ये देख सके कि इसके लिए कि क्या कंपनसेशन होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स तो राइट पे हैं, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे बात करके किसी नतीजे। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और वाकई जो है बिल्कुल सही कहा कि स्टूडेंट जो है हद मुजरब हैं, और हमारे यहाँ जो हमारे नफ्सियात हैं या काउंसलिंग जो है ऐसा नहीं है, सिस्टम होना चाहिए रूटीन वाइज कि अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा और अब उनको कहा जा रहा है कि आपने फ़िज़िकल एग्ज़ाम देने हैं, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। यकीनन जब फ़िज़िकल पढ़ा नहीं तो फ़िज़िकल एग्ज़ाम का बनता ही नहीं है। तो इस पर जो है हुकूमत को भी देखना चाहिए।